नमस्कार। पिछले राजनीतिक विश्लेषण वाली वीडियो में हमने आपको धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा और चतरा लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बताया था। साल 2009, 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों के आंकड़ों के बिना पर हमने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की संभावित स्थिति का आकलन किया था और बताया था कि कैसे विपक्ष इन पांचों लोकसभा सीटों पर चुनाव दर चुनाव लाखों के अंतर से ये सारी सीटें गंवाता जा रहा है। उस वीडियो को आपने जी भर के सराहा। आप सभी दर्शकों के प्यार के नाम आज एक और राजनीतिक विश्लेषण वाला वीडियो। आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में हम बात करेंगे रांची, कोडरमा और तीसरा खूंटी लोकसभा सीट के बारे में और इन तीनों महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर बीते 3 बार के हुए लोकसभा चुनाव यानी 2009, 2014 और 2019 के आंकड़ों के नजरिए से यह टटोलने की कोशिश होगी कि क्या इन तीनों लोकसभा सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को झटका लगेगा या फिर इंडिया मजबूत गठजोड़ कर एनडीए को ही मात दे देगी। सनद रहे कि आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं, कोडरमा और खूंटी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के 2 मौजूदा मंत्री खुद इस सीट से भाजपा सांसद हैं। अंततः यह वीडियो सियासी तापमान के लिहाज से भी संभवतः जरूरी साबित होता है, क्योंकि जिस खूंटी लोकसभा सीट का जिक्र हम आज के इस राजनीतिक विवेचना में करने जा रहे हैं, वहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मात्र 1445 वोट के अंतर से किसी तरह 2019 का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि पेश है रांची, कोडरमा, खूंटी लोकसभा सीट का संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे फेसबुक, यूट्यूब पन्ने पर। पहला है रांची लोकसभा सीट, जहां से फिलहाल भाजपा के संजय सेठ सांसद हैं। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से शुरू करते हैं, ताकि यह बारीक समझ बन पाएगी कि आखिर कैसे रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जगह भाजपा का दबदबा बनना शुरू हो गया और कांग्रेस बाद के चुनाव में रांची सीट को 2.5 लाख से भी ज्यादा के अंतर से, वोट के अंतर से हारती गई, वो भी उस राजधानी में जहां कांग्रेस खेमे में झारखंड सरकार के कई मंत्रियों की कुर्सी सजती है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट में मतदाताओं की कुल संख्या थी 16,25,148, यानी 16,25,148 मतदाताओं को साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट पर अपना सांसद निर्वाचित करना था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट पर भाजपा की तरफ से राम टहल चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से 2009 के संसदीय चुनाव में रांची सीट पर चुनाव लड़ रहे थे सुबोध कांत सहाय। 2009 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट पर मुख्य प्रतिद्वंदिता भाजपा और कांग्रेस के ही बीच थी। जीत हुई कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय की। उन्हें कुल वोट हासिल हुए 3,10,499, जबकि भाजपा के प्रत्याशी राम टहल चौधरी को वोट हासिल हुए 2,97,149, यानी मात्र 13,350 वोट के अंतर से 2009 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट पर भाजपा प्रत्याशी राम टहल चौधरी को कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुबोध कांत सहाय के हाथों हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने मात्र 13,350 वोट के अंतर से रांची सीट साल 2009 के संसदीय चुनाव में जीत ली थी। हालांकि 13,000 वोट से चुनाव हारना भाजपा के लिए बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। ये तो बात हुई साल 2009 के रांची लोकसभा चुनाव के नतीजों की। अब जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की विवेचना हम करेंगे, उन आंकड़ों से आपको यह बखूबी समझ आएगा कि मोदी मैजिक और भाजपा के राष्ट्रभक्ति, न्यू नेशनलिज्म, राम मंदिर, कांग्रेस के 60-65 साल का नैरेटिव भाजपा को कहां से कहां पहुंचाता है और कांग्रेस रेस में कैसे पीछे छूट जाती है। भाजपा के इन सारे नैरेटिव को कांग्रेस द्वारा बगैर किसी प्रभावशाली नैरेटिव के ब्रेक कर पाना कांग्रेस के लिए न सिर्फ बीते कल के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 2009 की हमने बात की, अब बात साल 2014 की करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या थी 16,48,459। 2014 के रांची लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी हम देखें तो 2014 के आम चुनाव में रांची लोकसभा सीट पर तब भाजपा प्रत्याशी राम टहल चौधरी ने 4,48,729 वोट हासिल किए थे, जबकि उसी 2014 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुबोध कांत सहाय मात्र
49,426 वोट ही हासिल कर पाए थे। यानी रांची सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रामटहल चौधरी की जीत और कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय के हार का अंतर हो गया 1,99,303 वोट। यानी लगभग 13,350 वोट के अंतर से कांग्रेस रांची लोकसभा सीट को 2009 के संसदीय चुनाव में किसी तरह जीत पाई थी। पर 2014 के लोकसभा चुनाव में यही कांग्रेस 1,99,303 वोट के अंतर से भाजपा के हाथों हार गई। अगर आपको लगता है कि 2014 का रांची लोकसभा का संसदीय चुनाव एक तरफा था तो आप गलत हैं, क्योंकि इस चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए उसी 2014 के लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा सीट पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी चुनाव लड़ रहे थे। उनके हिस्से कुल वोट आई थी 1,42,560। 2014 के उस चुनाव में वे रामटहल चौधरी सुबोध कांत सहाय के बाद तीसरे स्थान पर थे। बहरहाल ये तो हमने बात की रांची लोकसभा सीट पर हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की। और अब अगर हम बात 2019 के रांची के लोकसभा चुनाव की करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रांची सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या थी 19,15,959। नतीजों की बात करते हैं। नतीजों की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामटहल चौधरी की जगह नए भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने रिकॉर्ड तोड़ 7,06,510 वोट हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय को मात्र 4,23,730 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा था। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 2,82,780 वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। यानी 2009 के संसदीय चुनाव में रांची सीट जीतने वाली कांग्रेस 2014 और 2019 दोनों का चुनाव हार गई और हर बार का ग्राफ यानी हार का ग्राफ बढ़ता ही गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रांची सीट पर एक दिलचस्प वाकया हुआ था, उसका बगैर जिक्र किए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भाजपा के टिकट पर साल 2014 में रांची से सांसद निर्वाचित हुए रामटहल चौधरी को जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिला, तब वे भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव में उतर गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रामटहल चौधरी को तब वोट हासिल हुए थे मात्र 29,539। बहरहाल अब रांची लोकसभा सीट के तुलनात्मक अध्ययन की बारी है, यानी जो कुछ अब तक समझ में आया उसको एक सिरे में बांधते हैं। रांची सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 13,350 वोट के अंतर से किसी तरह जीत पाई थी, ये जीत हासिल कर चुकी थी। पर यही कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों रांची सीट पर 1,99,303 वोट से हारी और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2,82,780 वोट के अंतर से भाजपा से चुनाव हार गई। यानी अगर 2009 का चुनावी नतीजा छोड़ दें तो बीते दो बार से यानी दो बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों को ही अगर देखें 2014 और 2019, तो रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत का अंतर करीब 2 लाख वोट के आसपास या उससे भी अधिक रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस रांची में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का दफ्तर है, जहां सभी कांग्रेसी नेता बैठते हैं, वहां लोकसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पा रहे। तो सोचिए कि जिन सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना जाना किसी पर्व तीज में घर पहुंचने जैसा होता है, वहां स्थिति कांग्रेस के पक्ष में कितनी बन पाएगी। मसला यह नहीं है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है, मसला यह है कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर तक देने में हांफने लगी है। कांग्रेस की आंतरिक समस्या यह है कि रांची सीट पर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही। राजभवन के सामने धरने पर बैठने भर से ही कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स और बूथ स्तर तक पहुंच नहीं पड़ती, ये सब जानते हैं। ये अखबार पढ़ने वाला सामान्य व्यक्ति भी जानता है। भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष न होना ये कांग्रेस की केंद्रीय यानी केंद्रीकृत व्यवस्था की हार है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती हैं यानी सेंट्रलाइज्ड होती हैं, तो सबसे पहले नुकसान उस व्यवस्था के नायक को होता है। बहरहाल हमने आंकड़े बता दिए हैं। जो हमारा काम है, हमारा काम यह बताना बिल्कुल नहीं है कि किस पार्टी की आगामी चुनाव में हार या जीत होगी। आप अब खुद अनुमान लगाइए कि 2024 में रांची संसदीय सीट पर किसके पक्ष में स्थिति क्या रहेगी और वहां का सियासी समीकरण क्या हो सकता है। तो रांची संसदीय सीट के बाद अब बारी है कोडरमा लोकसभा सीट के सियासी समीकरण की, जहां से फिलहाल अन्नपूर्णा देवी सांसद हैं और साथ ही मोदी कैबिनेट में मंत्री भी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा संसदीय सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या थी 13,90,428।
2009 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाजपा ने लक्ष्मण सावरकर को टिकट दिया था। विपक्ष की तरफ से भाजपा के खिलाफ कई जाबाज खिलाड़ी मैदान में बैटिंग कर रहे थे। विपक्षी खेमे से कांग्रेस ने तिलकधारी सिंह को टिकट दिया था। तब आरजेडी के प्रणव कुमार वर्मा भी चुनावी मैदान में बने हुए थे। इसके अलावा सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी राजकुमार यादव भी जोरदार टक्कर देने की तैयारी कर रहे थे। एक और शख्स मैदान में था जो भाजपा को टक्कर देने के लिए अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहा था। नाम था बाबूलाल मरांडी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी तो रेस से बाहर हो गई। मुख्य मुकाबला रहा जेवीएम के संस्थापक बाबूलाल मरांडी और सीपीआई-एमएल के नेता राजकुमार यादव के बीच। 2009 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर जेवीएम प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को वोट हासिल हुए 1,99,462, जबकि सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी राजकुमार यादव को वोट मिले 1,50,942, यानी कुल 48,520 वोट के अंतर से कोडरमा सीट पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी सीपीआई-एमएल को पटखनी दी थी। कोडरमा में साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र हो ही रहा है, तो भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी का भी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी रहे लक्ष्मण सावरकर को 1,15,145 वोट मिले थे, यानी तब वे झारखंड विकास मोर्चा और सीपीआई-एमएल के बाद रेस में तीसरे स्थान पर थे। आरजेडी के प्रणव कुमार वर्मा 1,10,574 वोट लाकर चौथे स्थान पर थे, जबकि कांग्रेस की स्थिति तब के चुनाव में भी सबसे ज्यादा खराब थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तिलकधारी सिंह को तब मात्र 49,478 वोट ही हासिल हुए थे, यानी 50,000 वोट से भी कम। इस वोट के साथ कोडरमा सीट पर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5वें स्थान पर यानी 5वें पायदान पर रही। बहरहाल, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो 2009 के संसदीय चुनाव में कोडरमा सीट पर जेवीएम प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के सर पर ताज सजी थी। ये तो बात हुई 2009 के कोडरमा लोकसभा चुनाव के नतीजों की। अगर 2014 के कोडरमा लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या थी 16,39,645। 2014 के कोडरमा लोकसभा सीट के नतीजों को भी अगर हम देखें तो तब भी भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार राय ने 3,65,410 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी, जबकि उसी 2014 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर विपक्षी खेमे से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तिलकधारी सिंह मात्र 60,330 वोट ही ला सके थे। कोडरमा सीट पर भाजपा से कांग्रेस का यह शर्मनाक हार था। बहरहाल, कोडरमा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रविंद्र राय की जीत और विपक्षी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तिलकधारी सिंह के हार का अंतर रहा 3,05,080 वोट। कोडरमा सीट पर इसी चुनाव में यानी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तो बाबूलाल की पार्टी जेवीएम के प्रत्याशी रहे प्रणव कुमार वर्मा की रही थी। उन्हें कुल 1,60,638 वोट मिले थे, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से था भी नहीं। तब भाजपा का सीधा मुकाबला साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर जेवीएम से था। ये तो बात हुई साल 2014 के कोडरमा में हुए संसदीय चुनाव की। अब अगर हम बात 2019 के कोडरमा लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों को ही देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या थी 18,14,125। भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर वोट हासिल हुए 7,53,016, जबकि विपक्षी कोटे से जेवीएम प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के हिस्से वोट आई 2,97,416। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाजपा की जीत और तब तक विपक्ष की भूमिका में रहे जेवीएम की हार का अंतर रहा 4,55,600 वोट। सनद रहे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने कोटे से जेवीएम को गोड्डा और कोडरमा 2 सीटें दी थी। दोनों ही सीटों पर जेवीएम के प्रत्याशी कांग्रेस की जगह चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। अब अगर कोडरमा सीट का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, इसे सिस्टमैटिकली व्यवस्थित तरीके से देखा जाए, तो कोडरमा सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी कांग्रेस तब बाबूलाल की पार्टी जेवीएम से 1,49,984 वोट से हारी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी कांग्रेस
कोडरमा सीट पर 3,05,080 वोट से हारी और 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी जेवीएम जो कांग्रेस कोटे से कोडरमा सीट पर चुनाव लड़ी थी और जहां कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन बाबूलाल को दे दिया था, वहां भाजपा से उसे 4,55,600 वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाजपा के खिलाफ की लड़ाई जेवीएम नहीं लड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि 2009 और 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी 70,000 वोट भी नहीं ला पा रहे थे। यह विवशता थी कांग्रेस की कि उसने 2019 में जेवीएम को भाजपा के खिलाफ खड़ा किया, पर इस दाव के बाद भी कांग्रेस को फिर भी सफलता नहीं मिली। कोडरमा तो गया ही, साथ में गोड्डा भी हाथ से चला गया। बहरहाल अब वही जेवीएम का विलय भाजपा में हो चुका है और बाबूलाल झारखंड भाजपा के मुख्य चेहरा हैं या क्यों कहें कि सेनापति हैं, भाजपा के सबसे सक्रिय झंडा बरदार हैं। तो इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को संभवतः कोडरमा सीट पर भाजपा या यूं कहें कि एनडीए को संभवतः मिल सकता है। अब रांची और कोडरमा के बाद आखिरी सीट यानी खूंटी लोकसभा सीट पर आते हैं। खूंटी लोकसभा सीट का भी अब सियासी समीकरण देखते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या थी 98,868। भाजपा ने अपने फार ब्रांड नेता कड़िया मुंडा को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने नील तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा के कड़िया मुंडा को 2009 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर वोट हासिल हुए 2,10,214, जबकि कांग्रेस के नील तिर्की को वोट हासिल हुए 1,30,039। यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कड़िया मुंडा ने खूंटी लोकसभा सीट पर करीब 80,175 वोट के अंतर से कांग्रेस को शिकस्त दी थी। यह तो बात हुई 2009 के खूंटी लोकसभा चुनाव के नतीजों की। अगर 2014 के खूंटी लोकसभा चुनाव की बात करें, तब खूंटी में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या थी 11,11,856। अगर 2014 के खूंटी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों को भी हम देखें तो तब भी भाजपा प्रत्याशी कड़िया मुंडा ने 2,69,185 वोट हासिल की, जबकि उसी 2014 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा मात्र 1,47,017 वोट ही हासिल कर सके। यानी खूंटी सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत और कांग्रेस के हार का अंतर हो गया 1,22,168 वोट। यानी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर कांग्रेस 80,175 वोट से हारी और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खूंटी सीट पर भाजपा के हाथों 1,22,000 के वोट के अंतर से चुनाव हार गई। बहरहाल अब अगर हम बात 2019 के खूंटी लोकसभा चुनाव की करें, तब खूंटी संसदीय सीट पर 2019 के संसदीय चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या थी 12,02,664। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर चुनावी नतीजों को ही अगर देखें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर वोट हासिल हुए 3,82,638, जबकि विपक्षी खेमे से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के हिस्से वोट आई 3,81,193। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत और विपक्ष का अंतर रहा सिर्फ और सिर्फ 1,445 वोट। यानी किसी तरह इज्जत बचाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी संसदीय सीट से मात्र 1,445 वोट के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे। कड़िया मुंडा का टिकट काटकर अर्जुन मुंडा को टिकट दिया गया था। पार्टी ने रिस्क लिया था, पर हाफते हुए यह रिस्क भाजपा कवर कर पाई। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर कांग्रेस का अन्य चुनावों की तुलना में बेहद अच्छा प्रदर्शन रहा था। यानी अगर हम खूंटी लोकसभा सीट का तुलनात्मक अध्ययन भी करें तो खूंटी सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 80,175 वोट से हारी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खूंटी सीट पर 1,22,168 वोट से हारी और 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी सीट पर कांग्रेस भाजपा से मात्र 1,445 वोट से हारी। कांग्रेस ने खूंटी सीट पर जबरदस्त वापसी की है। ऐसे में बहुत संभावना है कि खूंटी सीट पर 2024 की चुनावी तस्वीर अलग हो। हमने आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में 3 लोकसभा सीटों का जिक्र किया, पहला रांची, दूसरा कोडरमा और तीसरा खूंटी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस रांची में 2,82,780 वोट के अंतर से हारी है, बहुत बड़ा अंतर है। कोडरमा में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तब सहयोगी रही झारखंड विकास मोर्चा 4,55,600 वोट के अंतर से भाजपा के हाथों हारी है, यह भी बहुत बड़ा अंतर है। सबसे निर्णायक लड़ाई खूंटी में रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस ने खूंटी सीट पर बताया कि उसकी असली ताकत कितनी है।
अर्जुन मुंडा किसी तरह 1445 वोट के अंतर से कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस बतौर विपक्ष भाजपा के समक्ष खड़ी हो सकती है, पर सवाल इन सीटों का भी है जहां विपक्ष की हार और भाजपा की जीत का अंतर लाखों में है। क्या बीते 5 सालों में कांग्रेस या उसके घटक दल उन सीटों पर अपनी सक्रियता बरकरार रख पाए हैं? क्या उन सीटों पर बीते 5 सालों में विपक्ष का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाया है? दिल्ली कांग्रेस से वे नेता, वे कौन चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड के उन सीटों का हाल में दौरा किया है जिन सीटों पर कांग्रेस 2 से 3 लाख वोट के अंतर से चुनाव हारी? क्या यह सच नहीं कि दिल्ली में बैठकर हाईकमान द्वारा टास्क दिया जा रहा है और यहां झारखंड में उसकी खाना पूर्ति चल रही है? उस क्षेत्र के कार्यकर्ता अपने नेता को अपने क्षेत्र के मंच पर देख तक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ बनकर फिलहाल सामने आ रही इंडिया गठबंधन क्या वाकई आगामी लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा तिलिस्म झारखंड में कर पाएगी? इस सवाल के साथ ही आज का राजनीतिक वीडियो समाप्त होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर आपको जैसा कि पहला राजनीतिक विश्लेषण वाला वीडियो पसंद आया, ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें उठाई है। 2 तो ऐसे लोकसभा सीट है जहां से फिलहाल मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री हैं और एक राजधानी रांची तो है ही जिस पर सबकी नजर पड़ी रहती है। इन तीनों लोकसभा सीट के सियासी समीकरण हमने बताए, 2009, 2014 और 2019 के आंकड़े भी हमने बताए। पिछले बार के वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि आप समझा तो बहुत बेहतर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है, लेकिन मतदाताओं की कुल संख्या उस चुनाव में कितनी रही है वो भी बताइए। तो इस नए वेरिएंट में, इस नए वीडियो में, राजनीतिक विश्लेषण वाले वीडियो में हमने हर लोकसभा चुनाव के दौरान उस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या भी बताई। तो कुल मिलाकर आज का यह वीडियो आपके हवाले है। आप देखिए, मेरा नाम है आकाश और हमारे कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।